गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं सौम्या पुरोहित, आपकी ईएफएम के प्रोफेसर। और अभी तक हम लोग स्टडी करते आ रहे थे रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, जो कि पेपर 1 है ईएफएम का। तो हमने कुछ टॉपिक्स उसके कवर कर लिए थे। आज हम रूरल डेवलपमेंट जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे। इम्पोर्टेंस में कुछ पॉइंट्स हमारे अभी तक बचे हुए थे, क्योंकि इम्पोर्टेंस जो है रूरल डेवलपमेंट की, ग्रामीण विकास की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा बड़ी है इसमें, क्योंकि उसे अलग अलग सेक्टर्स में दिखाया गया है। अलग अलग सेक्टर्स का जो मैंने लास्ट क्लास दी थी, मैंने उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर दी है। सबसे पहले आता है कि मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। 13 पॉइंट है। कुछ 12 पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अनुकूलतम जो शब्द है जैसे इंग्लिश में ऑप्टिमम यूज कहा जाता है। ऑप्टिमम यूज का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे कम से कम रिसोर्सेज होंगे, कम से कम सोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा हमें उसे काम में लेकर, और जितना हमें उसे काम में लेना चाहिए, हम सारा जो भी हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने पैसे लगाए 100 पर, उसका जो यूज है वो हमारे 200 रुपए के बराबर अगर आता है, तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग ऑप्टिमम यूज, अनुकूलतम उपयोग वर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास के द्वारा देश में मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। देश की कार्यशील जनसंख्या का 48.9%, मतलब कि ऐसी जनसंख्या जो कि काम करती है, कार्य में लगी हुई है, उसमें कुछ 48.9% कृषि एवं संबंध क्षेत्र में लगा हुआ है, जबकि कृषि में उतनी श्रम शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो मैंने यहाँ पर समझाई है। जो इन्होंने हमें कहा है कि देश की कार्यशील जनसंख्या, मतलब कि जो हमारी काम करने लायक जो जनता है, जिसमें जनरली बच्चों को और बूढ़ों को नहीं माना जाता, इन्होंने कहा है कि उसका कुछ 48.9% कृषि के लिए किया जाता है एवं संबंध क्षेत्र में लगा हुआ, जबकि कृषि में इतनी श्रम की आवश्यकता नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप ग्रामीण श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अदृश्य बेरोजगारी, कुछ ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि मान लीजिए स्वेटर बनाना जिन लोगों को आता है, वो क्या करेंगे, पूरे साल स्वेटर वो लोग नहीं बनाते, क्योंकि स्वेटर पहनने का हमारे यहाँ का जो टाइम है वो कुछ 3 महीने का ही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी बाद वाला जो टाइम होगा, जैसे मान लीजिए अगर नवंबर से सर्दी चालू होती है, तो अगर वो मई जून से भी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो इजीली स्वेटर बुन लेते हैं। या फिर अब जो मशीनरी का जो फैक्टर आता है कि मशीन से अब जो जैसे हम बोल सकते हैं कि मशीन से जो वीविंग का काम होता है या नीटिंग का काम होता है, स्वेटर बुनने का जो काम होता है उसे हम नीटिंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी कुछ जो चीजें हैं अदृश्य बेरोजगारी, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी दे सकते हैं कि जो भी लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग नौकरी कर लें। मेन प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की है वो कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है। एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ये सिखाना कि आप लोगों को केवल मार्क्स के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये फैक्टर्स बताने वाले बहुत ही कम लोग यहाँ पर हमारे होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण विकास के द्वारा गांवों में कृषि से संबंध क्रियाओं, लघु व कुटीर उद्योगों तथा हस्त कौशल को प्रोत्साहन देकर बेरोजगार मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो है शब्द है वो गलती से हट चुका है। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास के द्वारा गांवों में कृषि से संबंध क्रियाओं हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि लघु एवं कुछ कुटीर उद्योग यहाँ पर होते हैं, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि गांवों में जो क्रेजीनेस जिसे हम बोल सकते हैं कि गांवों में जो स्कोप है वो जनरली इन्हीं चीजों से आता है कि अगर कहीं पर एमएसएमई हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो वहां पर जो जितने भी गांव के लोग होते हैं वो सारे यहाँ पर रोजगार के लिए आ जाते हैं।
नेक्स्ट आता है कि आर्थिक शोषण की समाप्ति, चेक ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आर्थिक शोषण किस प्रकार से किया जाता है? जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें हम एक जगह नील की खेती पढ़ते थे, इंडिगो फार्मिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, कि नील की जो खेती होती थी, हम लोग थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जिस प्रकार से नील की खेती की जाती है, नील की खेती के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर नील की खेती हम लोग एक बार उस जमीन में कर देंगे तो फिर वो और किसी भी अनाज को उगाने लायक वहां पर वो मिट्टी नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता था कि नील की खेती करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता था, तो पुराने लोग जो साहूकार होते थे उनसे पैसा बहुत ज्यादा लेते थे। जो लोग पैसा लेते थे वो ना तो इतने पढ़े लिखे होते थे, ना उन्हें कुछ समझ में आता था। तो ये बात यहाँ पर ये है कि जब इंटरेस्ट देने की बात आती थी, इंटरेस्ट देने का मतलब ये है कि जब बात आती थी कि अब ब्याज देना है, तो वो उन्हें पूरे तरीके से उस साइकिल में फंसा के रखते थे। जो इंटरेस्ट साइकिल होता था, तो ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए जहां पर उनको 1 लाख रुपए देने हैं, वहां पर वो धीरे धीरे पैसा बढ़ाते रहते थे, तो जिंदगी भर केवल यही काम करने में उन लोगों का जीवन निकल जाता था। कुछ इसी प्रकार से इन्होंने बोला है कि आर्थिक शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। पुराने लोग जो आर्थिक शोषण करते हैं गरीब लोगों का, वो खत्म होना चाहिए। बात करिए कि गांवों के समृद्ध लोग ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग का जो निर्धन तथा असहाय है, आर्थिक व शारीरिक शोषण करते हैं। गांवों में शिक्षा के प्रसार, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके उनका शोषण समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए अगर लोगों को एक बात पता पड़ जाए कि हमारा जो आर्थिक शोषण हो रहा है या फिर जो शारीरिक शोषण हो रहा है, वो आपको हम लोग इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे ये पता पड़े कि मेरा कुछ ऐसा अधिकार है कि अगर मैं कभी रोड पे चल रही हूँ, अगर किसी ने भी मेरे ऊपर कुछ फेंक के मार दिया तो उसे जेल हो सकती है, ये नॉर्मल सी चीज है। किस धारा के अंदर क्या बात होनी चाहिए, अगर ये सारी बातें किसी इंसान को पता पड़ जाए तो होगा क्या कि वो इन सारी चीजों से बचता रहेगा, और अभी तक जैसा भी उसका शोषण हुआ होगा, कि आर्थिक हुआ हो चाहे शारीरिक हुआ हो, तो वो यहाँ पर जनरली अपने जो शोषण होने का तरीका है उससे वो बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। पहले तो हम पढ़ते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज है, या मान लीजिए जैसे बैंकों का जो केंद्रीकरण है, बहुत छोटे छोटे बैंक हैं, एक एसबीआई है, एक यूको है, और एक मान लीजिए कि कोई यूनियन बैंक है, ऐसे करके बहुत सारे सारे बैंक हैं। इन सबको संभालने के लिए क्या हुआ, इन सबको संभालने के लिए एक आरबीआई बैंक बना दिया गया। तो जो आरबीआई है, केंद्रीयकरण बैंक का हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है वही विकेंद्रीकरण, कि ये जो लोग हैं ये खुद की मनमानी ना करें, सब लोगों के लिए सेम होना चाहिए। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, देश में आर्थिक सत्ता उद्योगपतियों, बड़े व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, समृद्ध किसानों, प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य इन इन्हें गिने लोगों के पास केंद्रित है। मतलब कि जो हमारे राइट्स बताए जाते हैं, जो हमारे अधिकार बताए जाते हैं यहाँ पर, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे एक्चुअल अधिकार हैं, जो हमारे हक हैं, वो क्या है। तो ये बात बोलनी चाहिए कि जो किसान है, अब जो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि अगर उनको कोई काम करवाना है तो वो बहुत ही इजीली करवा लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीयकरण है ना यहाँ पर, जो केंद्रीयकरण हो चुका लोगों के पास, के इतने सिलेक्टेड लोगों के पास ही आर्थिक सत्ता रहेगी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका हमें विकेंद्रीकरण यहाँ पर करना ही पड़ेगा। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण निर्धनता व अल्प विकास या ग्रामीण विकास के द्वारा आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक सुविधाओं की पूर्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कि सोशल सर्विसेज क्या होती है, जो जनरली सोसाइटी को दी जाती है, समाज को दी जाती है। और समाज को कैसी फैसिलिटीज दी जाएगी कि उन्हें टाइम टू टाइम पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, वैसे तो हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो हमें एग्जाम्पल्स भी ग्रामीण विकास के ही लेने चाहिए।
तो अगर मान लीजिए कि हम किसी ऐसी छोटी सिटी में रहते, छोटे गांव में रहते हैं जहां पर कोई भी मेडिकल, हम बोल सकते हैं कि ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई नर्सिंग होम है, या फिर ना कोई क्लिनिक है, कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी गांव में कुछ 2000 लोग भी रहते हैं तो हो सकता है कभी किसी की तबीयत खराब हो। इन सब चीजों से बचने के लिए इन्होंने कहा है कि कम से कम सामाजिक सुविधाओं की पूर्ति तो ग्रामीण विकास में जोड़ी जानी चाहिए, ग्रामीण वाले लोगों को यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, बैंकिंग, सफाई आदि से संबंधित सामाजिक सुविधाओं की अत्यंत कमी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि आवास समस्या का सॉल्यूशन ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम। कुछ हमारे यहाँ पर अभी भी ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पर घर की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एरिया बहुत कम है, ना बनाने के लिए जगह है, ना बताने के लिए जगह है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि देश में बढ़ती 2011 हुई जनसंख्या तथा शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण आवास समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। पर्याप्त ग्रामीण विकास, इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि पॉपुलेशन तो हमारी इतनी है और जो एरिया है इंडिया का वो ये अंदर वाला जो सर्कल है वो होगा, ठीक है। अब ये सोचिए कि जब इतनी सी जगह में हम लोग पॉपुलेशन रखने की बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट भी सोचेगी तो गवर्नमेंट कितना क्या यहाँ पर सोच लेगी कि उन्हें इतने जो बचे हुए लोग हैं उनको एडजस्ट करने के लिए कितनी जमीन और कितने घर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के कहने का मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, पर्याप्त ग्रामीण विकास नहीं होने के कारण देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि जो गांव के लोग हैं वो भी शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि गांव में दुख पाने से तो अच्छा है कि हम लोग शहर के जितने भी शहर के जो छोटे छोटे घर हैं जो किराए पर मिल जाते हैं, शहरों में जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क्रेज है, जो कंसेप्ट है कि फ्लैट्स बनाए जाने चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। पर जो ग्रामीण विकास नहीं हो रहा और जो शहरीकरण ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से ये दिक्कतें कुछ यहाँ पर होती रहती है। ग्रामीण विकास के द्वारा इस समस्या की हल करने में सहायता मिल सकती है यदि गांवों के विकास द्वारा वहां आधुनिक विकल्प सुख सुविधाओं की पूर्ति कर दी जाए तो अनेक लोग शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना पसंद करेंगे। तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 48.45 एवं 44.23 है, जबकि अखिल भारत का प्रतिशत 31.16 है। ये कुछ डेटा है जिस पर हम लोग जनरली बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण विकास का सामाजिक क्षेत्र में महत्व। जैसे कि हमने शुरू शुरू में बात करी थी कि बहुत सारे क्षेत्र हमें, कुछ सेक्टर्स हमें बताए गए हैं, तो इकोनॉमिकली हम अभी तक बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में इसका महत्व किस प्रकार है ग्रामीण विकास का। फर्स्ट आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन सोशल सेक्टर। ग्रामीण विकास का सामाजिक क्षेत्र में निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट आता है शिक्षा का प्रसार। सबसे पहला आता है कि शिक्षा का प्रसार, एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन। सबसे पहली जो जड़ है कि जिस जगह विकास नहीं किया जा रहा तो वहां के लोग आवाज भी नहीं उठाते क्योंकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली हुई, प्रॉपर उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाए। कुछ लोग परिस्थितियों को देखते हुए नहीं कर पाते, कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते कि कुछ घर में कुछ ऐसा क्रेज नहीं है कि पढ़ने से ही कमाया जाएगा, किसी और काम को करके भी कमाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा। गांवों के अनेक लोग चाहते हुए भी आर्थिक मजबूरियों के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ग्रामीण विकास से लोगों की आय में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तत्पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, अभी हमने पिछली स्लाइड में एक बात करी थी कि जो मेडिकल हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए कभी कभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है कि गांव से शहर में आने तक ही उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है।
हमारे यहाँ का जो रेट है कि प्रेग्नेंट लेडीज की जो डेथ है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा होने लग गई। क्यों होने लग गई? कि गांव में ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं, और अगर गांव से वो शहर तक आते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो इन्होंने कहा है कि देश के गांव पिछड़े हुए हैं, इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी पिछड़ी हुई है। जनरली अगर हम कुछ एरियाज की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बना दिया जिसका पैसा तो बहुत कम है, पर वहां पर जो बैठने वाले डॉक्टर्स हैं या तो वो ऐसा करते हैं कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टाइम है कि आपको 9 से 3 बजे तक बैठना है, तो डॉक्टर आएगा ही 11 बजे। तो जो पीछे के जितने भी मरीज हैं उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुविधाओं के अभाव के कारण योग्य चिकित्सक गांवों में जाना नहीं चाहते। ग्रामीण विकास से इस समस्या का हल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उत्थान। सामाजिक उत्थान का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हमारे यहाँ पर होते हैं जिन्हें जनरली उठाना बहुत ही जरूरी होता है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आज भी गांवों में छुआछूत, अंधविश्वास, डोरे ताजी ताबीज या भूत पिशाच, नरबलि, सती प्रथा, बाल विवाह, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे देश में पहले की जाती थी, पर अभी भी कुछ गांवों में ये सारी चीजों का बहुत ही चलन है अभी भी। छुआछूत, अंधविश्वास, डोरे ताबीज, भूत पिशाच, नरबलि या सती प्रथा आप लोग जानते होंगे कि जब डेथ हो जाएगी अगर किसी भी लड़की के हस्बैंड की, तो उसे एक बार आग में बैठना पड़ेगा या फिर उसे अपने बाल देने पड़ेंगे। ठीक है, आज के जमाने में ये सारी चीजें मानना और करना, और जो लोग करवाते हैं ये हम मान सकते हैं कि वो पुराने जमाने के हैं, वहां पर भी कोई चीज ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने रूल्स बनाए होंगे। पर आजकल का जमाना जहाँ पर औरतें जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे निकल जाती हैं, उस जमाने में ये सती करना या छुआछूत अंधविश्वास की बीमारी जो है ये बहुत ही गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सामाजिक उत्थान करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें अपलिफ्ट होना पड़ेगा, बाहर निकल कर आना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि जाति प्रथा से मुक्त, इमेंसिपेशन फ्रॉम कास्टिज्म। जाति प्रथा का मतलब ये है कि अभी तक भी हमारे देश में कुछ जगह ऐसी है, जगह तो छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिज्म की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट हर जगह है। किसी भी कॉलेज में, स्कूल में देख लीजिए कि वो एससी कास्ट का है तो हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, या फिर कोई भी ओबीसी कास्ट का है तो हम उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, या हम उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, वो आपको टच नहीं करना चाहिए नहीं तो आप भी उसके जैसे हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इमेंसिपेशन है कि जाति प्रथा से मुक्ति के लिए हमारे देश को उभारना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ग्रामीण विकास में केवल पानी, बिजली या फिर खाना, रोजगार, ये सारी चीजें ऐड नहीं है, उनसे ज्यादा चीजें ये है, कास्टिज्म जैसी चीज है जो कि बहुत ही दिक्कत पैदा करती है लोगों के दिमाग में। फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा कि सामाजिक मूल्यों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यूज जो है वो आज के जमाने में तो बहुत ही कम होती जा रही है। ठीक है, अब सोशल वैल्यूज का मतलब क्या है कि सोसाइटी में रहने का तरीका। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, फिर भी लोग कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आपको ग्रामीण विकास में सोशल वैल्यूज बताना बहुत ही जरूरी है। देश में मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। वह भारत जो कभी ज्ञान, दर्शन तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व में गुरु माना जाता था, वहां लोग मूल्य विहीन समाज, वैल्यूलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकास से इस पर रोक लगेगी तथा सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना की जा सकेगी। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर उनमें से कोई ब्राह्मण होगा तो हम लोग एक बार ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ब्राह्मण तो छोड़िए, अगर आप हिंदू हैं तो आपका धर्म बनता है कि आप एक बार रामायण या गीता, महाभारत, किसी भी ग्रंथ का पाठ करें। पर वो चीज कहाँ से शुरू हुई कि ना हमें कभी किसी ने सिखाया कि रामायण के पाठ करने चाहिए या गीता के पाठ करने चाहिए। हमने ना उन चीजों पर कभी ध्यान दिया कि जो हमारे वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, समाज में अगर ढंग से जीना है तो उसके लिए हमें कुछ मेथड सीखने पड़ते हैं, कुछ तरीके सीखने पड़ते हैं, और तरीके हमें इन ग्रंथों से ही आते हैं। तो जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि एक ना एक बार रामायण, भागवत या किसी भी गीता के पाठ करिए आप।
फिर आता है कि जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी सारी चीजें चलाई हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 84.6 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। देश में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ लोगों की वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011 में देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन, मतलब कि कुछ 121 करोड़ हो गई। अशिक्षा निर्धनता व पिछड़ेपन के कारण गांवों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है। अतः ग्रामीण विकास करके ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इनका जो सीधा सीधा मतलब है कहने का वो यही है कि पॉपुलेशन जो है उसको रोकना पड़ेगा। जनरली गांवों में ऐसा होता है कि लड़के की चाह के लिए बहुत सारे बच्चे पैदा होते रहते हैं कि अभी भी 7 लड़कियां हो गई, 8 लड़कियां हो गई या 11 लड़कियां हो गई, क्योंकि या तो जो है उसके सास को कुछ लड़का चाहिए या उसको औरत को खुद को ही बहुत चाह है कि मुझे लड़का ही होना चाहिए। इन सब अंधविश्वासों में जो हमारी पॉपुलेशन है उसका जो बजट है वो पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। अभी हमने एक स्लाइड में बात करी थी कि रहने की जगह तो बहुत थोड़ी सी है, पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा हैं। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज इन पॉपुलेशन। अशिक्षा, निर्धनता, कुपोषण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक गुणात्मक परिवर्तन, नेगेटिव क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी संतति बहुत पिछड़ जाएगी। ग्रामीण विकास के द्वारा शिक्षा व आय के स्तर को बढ़ाया जा सकता है व सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। इससे जनसंख्या में मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि जो क्वांटिटी वाली बात हम लोग करते थे, क्वांटिटी को मात्रात्मक जिसे कहा जाता है, तो इन्होंने कहा है कि क्वांटिटी से ज्यादा आप क्वालिटी पर ध्यान दो कि जो क्वालिटी है वो हमें इन चीजों से मिलेगी कि निर्धनता कम होनी चाहिए, कुपोषण कम होना चाहिए, चिकित्सा की स्वास्थ्य सुविधाएं हमें बहुत ही अच्छी मिलनी चाहिए, तभी हमारा ग्रामीण विकास हो सकता है। अदरवाइज तो चाहे फिर हम लोग यहाँ पर बैठे रह जाएंगे, कुछ भी चीजें हमारे हाथ में नहीं बचेगी। ग्रामीण विकास का मतलब केवल इसी से नहीं है कि हमें रोजगार लगवाना है या क्या, हमने जो सामाजिक तत्व देखे हैं अभी, ग्रामीण विकास में उन सारी चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी भी इसके कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ आवश्यकताएं हैं जो कि बची हुई हैं। तो उन सबको पढ़ने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।